ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम महिला सभा। तो स्वीकार कीजिए हेमलता खरे का वतन परस्ती से लेकर इजहार मोहब्बत तक कहानी के हर मोड़ पर साहित्य की अपनी एक अलग भूमिका रही है। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए लीजिए सुनिए ये वार्ता हिंदी साहित्य और सिनेमा। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुजाता मिश्रा। साहित्य और सिनेमा तात्विक रूप से दो अलग विधाएं होते हुए भी कई मायनों में एक दूसरे की सहयोगी हैं, पूरक हैं। हालांकि साहित्य तो आदिकाल से ही मानव जीवन को प्रतिबिंबित तथा मार्गदर्शित करता रहा है, जबकि सिनेमा का जन्म आधुनिक काल में होता है। फिर भी सिनेमा ने बहुत तेजी से समाज में अपना स्थान बनाया है। साहित्य और सिनेमा दोनों ही समाज को प्रभावित करते हैं। दोनों में ही अपने समाज का वास्तविक चित्रण मिलता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि साहित्य का उद्देश्य तो समाज का हित करना था, समाज को दिशा देना था, जबकि सिनेमा का उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना ही था। किंतु जब हम भारत में सिनेमा के उदय पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि अपने आरंभिक स्वरूप में हिंदी सिनेमा भी नैतिक और आदर्शपरक कहानियों पर ही आधारित थी। शायद सिनेमा की बढ़ती पहुंच ने इस पर बाजार का असर जल्दी किया, जिसके चलते सिनेमा धीरे धीरे मनोरंजन के साधन के रूप में प्रचलित हो गई। बावजूद इसके हमें अनेक ऐसी बेहतरीन फिल्में मिलती हैं जो साहित्यिक कृतियों का उम्दा सिनेमाई रूपांतरण है। साहित्यकार अपनी रचना में अदृश्य बिंबों का सृजन करता है, अर्थात वह रचना को पाठक अपनी संवेदनाओं, कल्पनाशीलता और जीवन अनुभवों के आधार पर ग्रहण करता है। किंतु सिनेमा जो कि एक दृश्य विधा है, इसीलिए किसी साहित्यिक रचना पर बनी फिल्म अदृश्य का दृश्य में रूपांतरण है और यहाँ फिल्मकार मूल रचना का एक तरह से विधागत स्तर पर पुनः सृजन करता है। इसीलिए जब किसी साहित्यिक रचना पर कोई फिल्म बनती है तब सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि क्या फिल्मकार ने साहित्यकार की रचना के साथ न्याय किया है। आज हम साहित्यिक रचना पर आधारित उन चुनिंदा हिंदी फिल्मों पर चर्चा करेंगे जो साहित्य का उत्कृष्ट सिनेमाई रूपांतरण है। इस क्रम में हमारी पहली फिल्म है देवदास। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के सुप्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर हिंदी में 2 फिल्में बनी और दोनों ही बेहद सफल तथा लोकप्रिय रही। पहली फिल्म बिमल रॉय द्वारा 1955 में बनाई गई तथा दूसरी देवदास वर्ष 2002 में आई। पहली फिल्म 1955 में आई जिसके निर्देशक थे बिमल रॉय तथा दूसरी देवदास वर्ष 2002 में आई जिसके निर्देशक थे संजय लीला भंसाली। पहली देवदास ब्लैक एंड व्हाइट है तथा दूसरी रंगीन। दोनों फिल्में अपने संगीत, अभिनय और संवादों के लिए जानी जाती हैं। हालांकि शरतचंद्र द्वारा रचित देवदास तत्कालीन समाज का चित्रण करती है, जिसमें सामाजिक आर्थिक भेदभाव है, बेमेल विवाह है और नशे की बुरी लत, पुरुषोचित क्रोध और उसके बुरे परिणामों का चित्रण भी है। फिर भी अधिकांश लोगों को यह मात्र असफल प्रेम कथा ही प्रतीत होती है। तीसरी कसम। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम 1966 में आई जिसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। यह फिल्म एक बैलगाड़ी चालक हीरामन और उसकी सवारी एक नर्तकी हीराबाई के बीच जन्मे आकर्षण और संवेदनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति है, जिसे कुछ लोग अव्यक्त प्रेम या अनकहा प्यार भी कह देते हैं। किंतु प्रेम इतना क्षणिक नहीं होता। खासकर फिल्म में हीरामन का जो व्यवहार है वह किसी युवती के प्रति किसी युवक के मन में जन्मे आकर्षण से अधिक कुछ है ही नहीं।
जो एक पल में हीराबाई पर फिदा हो जाता है, एक पल में उसके सम्मान की खातिर मंचलों से भिड़ जाता है। किंतु जैसे ही हीराबाई विदा होती है, वो अपने हर एहसास को जैसे झटके से झिड़क देता है कि जैसे उसके मन में तो कुछ था ही नहीं। ये तो हीराबाई है जो नर्तकी ही है, उसका तो काम ही है लोगों को आकर्षित करना। अब वो कभी किसी नर्तकी को, कंपनी में काम करने वाली स्त्री को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। हम देखते हैं कि फिल्म में ऐसे ही पूर्ववत 2 अन्य स्थानों पर हीरामन कसमें खाता है और यह उसकी तीसरी कसम थी। इसीलिए हीरामन लोगों को भोला भाला लगता है, सीधा साधा लगता है, लेकिन कुल मिलाकर वह भावनात्मक रूप से एक कमजोर नायक के रूप में सामने आता है। कहानी की मूल संवेदना को फिल्मकार ने बखूबी उतारा है। फिल्म की अधिकांश शूटिंग ललितपुर, सागर, बीना के आसपास भी हुई थी। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर आधारित फिल्म चित्रलेखा 1964 में प्रदर्शित हुई, जिसके निर्देशक थे केदारनाथ शर्मा। फिल्म अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक, पाप और पुण्य के बीच एक सार्थक विमर्श करते हुए सच्चे प्रेम और वासना के अंतर को स्पष्ट करती है। प्रेम के मूल स्वरूप में प्यास या तृप्ति नहीं होती, इसीलिए इसमें खो देने या पा लेने का भाव नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, आदर और एक दूसरे के अस्तित्व का स्वीकार्य ही प्रेम है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म अपने गीतों, पात्रों, चरित्रों, संवादों और दृश्यों से उपन्यास के साथ काफी हद तक न्याय करती है। रजनीगंधा 70 के दशक में हिंदी सिनेमा वापस मिडिल क्लास की तरफ लौट रहा था। कुछ लोगों ने इसे कला फिल्मों का दौर भी कहा। इसी दौर की शानदार और अविस्मरणीय फिल्म है रजनीगंधा। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी की स्त्री मन की गुत्थियों को दर्शाती कहानी यही सच है पर आधारित फिल्म रजनीगंधा मसाला फिल्मों से इतर यथार्थ के धरातल पर स्त्री मन को सामने रखती है। 1974 में आई फिल्म रजनीगंधा के निर्देशक बासु भट्टाचार्य ने हालांकि फिल्म के मुताबिक कहानी के पात्रों के नामों और स्थानों में थोड़ा फेरबदल किया है, किंतु जिस संजीदगी से उन्होंने मूल कहानी को फिल्म में पिरोया है वह रचना के साथ पूरा न्याय करती है। फिल्म की नायिका दीपा जो कि पीएचडी कर रही है और कॉलेज में नौकरी करना चाहती है। दीपा का प्रेमी संजय जो कि वर्कहॉलिक है किंतु दीपा के प्रति बेहद कमिटेड है, केयरिंग है। संजय बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं है। संजय अक्सर कामकाज की ही बातें करता है और जब भी दीपा से मिलता है वह उसे रजनीगंधा के फूल देता है। नौकरी की तलाश में मुंबई गई दीपा की एक बार फिर से नवीन से मुलाकात होती है और एक बार फिर उसके मन में अतीत की यादें ताजा हो उठती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दीपा 2 प्रेमियों के बीच चयन में उलझी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दीपा संजय से भावनात्मक तौर पर इतना जुड़ी हुई है कि संजय की जरा सी भी अनुपस्थिति दीपा को अकेला बना देती है। वो एक पल में भावनाओं में बहने लगती है और जो उसके समक्ष है केवल उतना ही देख पाती है। आमतौर पर स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। वो बहुत जल्दी या तार्किक रूप से दूरगामी निर्णय नहीं ले पाती जिनसे वो भावनात्मक तौर पर जुड़ी हो। उनकी अनेक गलतियों के बावजूद वो एक पल में ही उन्हें माफ कर देती हैं और सब भूल जाती हैं। इसलिए संजय को सामने देखते ही दीपा को अपनी वस्तु स्थिति का बोध होता है, क्योंकि संजय शुरुआत से ही दीपा के प्रति जिम्मेदार रहा है, उस पर भरोसा किया है। अतः जैसे ही संजय से वो पुनः मिलती है वो उससे लिपट जाती है और कहती है कि बस यही सच है। यानी वो स्वीकारती है कि नवीन महज एक कल्पना था, एक भ्रम था जिसने अतीत में भी दीपा को बहुत पीड़ा पहुंचाई और वह अभी भी दीपा के प्रति वैसा ही रवैया रखता है, किंतु संजय ही उसका वर्तमान और भविष्य है। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी वह कहानी है जिसमें उन्होंने लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को दर्शाया है, जिसमें अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह की लापरवाही और बेफिक्री के चलते किस प्रकार अवध पर कब्जा कर लिया गया था यह दिखाया गया है। यथा राजा तथा प्रजा की तर्ज पर कहानी की पृष्ठभूमि में अवध के 2 आराम तलब जागीरदारों की कहानी भी चलती है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ शतरंज खेलना आता है और जो पूरा दिन पूरी शाम सिर्फ शतरंज ही खेलते हैं। यह कहानी एक तरह से व्यंग है एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर, जिन्हें अवध को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ना था। वो शतरंज की बाजी में राजा और सेनापति को ही हराते रहे और अंततः शतरंज के खाते ही आपस में भिड़ गए।
गए। जान जाए पर शतरंज ना जाए। निर्माता सत्यजीत राय ने 1977 में इसी कहानी पर आधारित फिल्म शतरंज के खिलाड़ी बनाई। हालांकि फिल्म में और मूल कहानी में काफी अंतर है, फिर भी साहित्यिक रचना पर आधारित यह एक बेहतरीन फिल्म है। इस प्रकार हम देखें तो हमें हिंदी साहित्य सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखित साहित्य पर बनी ऐसी अनेक फिल्में मिलती हैं जो बेहद सफल रही, जैसे आनंद मठ, सरस्वती चंद्र, साहब बीवी और गुलाम, नदिया के पार, परिणीता, गाइड, सारा आकाश, मौसम, पिंजर, भूमिका, सदगति, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, 3 इडियट्स आदि। अभी बहनें सुन रही थी वार्ता हिंदी साहित्य और सिनेमा। वार्ताकार थी डॉक्टर सुजाता मिश्रा।